दोस्तों नमस्कार। ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी के तेवर बदल गए? ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री के भाषण की रूपरेखा बदल गई? ऐसा क्या हो गया है कि राहुल गांधी अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में आकर खड़े हो गए? और ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां तो दूर 2047 में विकसित भारत तो दूर संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए, प्रभु श्री राम का जिक्र करते हुए बार बार हिंदुत्व के दायरे तले कांग्रेस को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यह हिंदू विरोधी हैं। राजनीतिक तौर पर किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि 2024 इस झटके से बदल जाएगा, लेकिन यह सब हो क्यों रहा है? और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या यही है पहले 3 चरणों के मतदान और उस मतदान के बाद कमोवेश बीजेपी ने भी अपने तौर पर उसका एनालिसिस किया, कांग्रेस ने भी किया, इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने भी किया और आरएसएस ने भी किया, और उन्हें समझ में आने लगा कि दरअसल 2019 में जो लकीर इस देश के किसानों ने खींची, ओबीसी ने खींची, इस देश के युवाओं ने खींची, दलितों ने खींची, इस देश के मजदूरों ने खींची, प्रोफेशनल्स ने खींची, छात्रों ने खींची और दूसरी तरफ आदिवासियों ने खींची, मुस्लिमों ने खींची और ऊंची जातियों ने भी खींची, क्या उसी के अक्स तले 2024 ढलान पर आकर बीजेपी के लिए खड़ा हो गया है? और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बहुत साफ हर किसी को नजर आने लगा है कि 2024 के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि यह लहर है या आंधी है, यह तूफान है या सुनामी है। एक ऐसी परिस्थिति जमीन पर राजनीतिक तौर पर जनता की धड़कनों ने क्या वाकई दिखाना शुरू कर दिया है, और आज उसका असर उत्तर प्रदेश में नजर आया। कन्नौज और कानपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर, उसके बाद लखनऊ में एक संविधान को लेकर सम्मेलन भी, और दोनों मंचों पर इससे पहले संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को उठाए हुए इस देश में संविधान की रक्षा करने के सवालों से जूझती हुई इंडिया ने अपने तौर पर प्रधानमंत्री को कटघरे में कैसे कैसे और किस रंग के साथ खड़ा किया, उसने पहली बार यह महसूस करा दिया कि दरअसल जमीन पर जो चल रहा है उसकी धड़कनें सुनाई देने लगी है। और यही वो वजह है कि खुले तौर पर प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में राहुल गांधी आ गए हैं। तो 2019 की ऐसी कौन सी हकीकत थी जो फिट अब नहीं बैठ रही है, और 2024 की वो कौन सी हकीकत है जो 2019 से इतनी बुरी गत में बीजेपी को ले जा रही है कि तेवर और चुनौती के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और उनका ये अंदाज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दरअसल राहुल गांधी का यह अंदाज इस देश के वोटों के समीकरण को लेकर इंडिया गठबंधन के आगे बढ़ती हुई तस्वीर के आसरे और प्रधानमंत्री मोदी की साख और बीजेपी के गवर्नेंस के तौर तरीके, इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर यह बात धर कर गई है कि सिर्फ 5% वोट ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि इस देश के भीतर भी 4 से 5% वोट का ही खेल है।
और सामान्य तौर पर 2019 की जिस तस्वीर के आसरे दूसरी बार बीजेपी चुनकर आई और प्रधानमंत्री मोदी अब उस दूसरी चुनी हुई जीत के बाद हैट्रिक बनाना चाहते हैं, उसकी असल तस्वीर तो 2019 के चुनाव में ही छुपी है, जो एक झटके में इंडिया गठबंधन के साथ बदलने लगी है। दरअसल इस सर्वे कहें या अपने तौर पर वोटिंग को परखने की स्थिति कहें, एक मैसेज खुले तौर पर उभर कर आया है। पहली बार वोटर बिल्कुल दो हिस्सों में बंट गया है, यानी 2019 में जो अदर्स की स्थिति थी, अन्य की स्थिति थी, वह गायब हो गई है। स्थितियां इतनी विकट है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी इंडिया गठबंधन है और सामने बीजेपी है। मायावती और उनके उम्मीदवार कोई मायने रख नहीं पा रहे हैं और यह स्थिति देश के भीतर है। तो अगर इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है और अदर्स की कोई भूमिका इस दौर में बची नहीं, तो अगर 2019 को भी परखिएगा आप, तो सिर्फ ओबीसी का वोट है और जनरल वोट है, जो कि बीजेपी के पक्ष में तकरीबन 60% पढ़ा था। यानी बाकी कांग्रेस और अन्य के हिस्से में 40% या उससे कम, दोनों को मिला भी दें तो ओबीसी का वोट और जनरल कैटेगरी का वोट ही बीजेपी के हक में 50% से ज्यादा था। इसके बाद की परिस्थिति यह है कि ओबीसी मुद्दा कैसे बना, और अब अगर ओबीसी वोट बैंक में सेंध कोई लगा रहा है तो वो कांग्रेस लगा रही है, उसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, और इससे हटकर तमाम समुदाय के विशेष में, वो जातीय आधार पर हो या उम्र के लिहाज से हो, उसने दरअसल चौंका दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन के भीतर भी, कि अगर सीधे सीधे वोटिंग की स्थिति आ गई है तो 3-4-5% इससे ज्यादा के वोट को माइनस करने की स्थिति की कोई जरूरत नहीं है। और यह एक ऐसी स्थिति है जो सिर्फ ओबीसी से ही समूची राजनीति को पलट सकती है। इसका सच क्या है? हमारी टीम ने जो सारी चीजें निकाली उसमें कहा कि ओबीसी को 58% वोट मिले थे और कांग्रेस को 18% वोट मिले थे, अदर्स को 24 मिले थे, यानी अदर्स और कांग्रेस मिला दीजिएगा तो वो 42% होते हैं, और यहां पर 58% है। उसी ओबीसी वोट बैंक में इस दौर में सेंध लग चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जातीय समीकरण के आसरे एससी, एसटी और ओबीसी और कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते करते अब हिंदुत्व के आसरे की लकीर को पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन बाकी हकीकत भी क्या कहती है? शेड्यूल कास्ट यानी दलितों के वोटों के आसरे देखिए तो बीजेपी को 41% वोट मिले थे, और अगर इस दौर में वोट नहीं बट रहे हैं जो 2019 में बटे थे, तो दूसरी तरफ लगभग 59% वोट है, 28% कांग्रेस को, 31% अन्य को। आदिवासियों से जुड़े हुए वोट 49% बीजेपी को मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ 51% वोट थे। सवाल सिर्फ 2-4% वोट के खेल का है और एक झटके में चीजें बदल जाएंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिमों के वोट को लेकर और देश के भी दूसरे हिस्सों में मुस्लिमों के वोट भी बटे थे। कांग्रेस को 51% मिले थे, अन्य के हिस्से में 39% गए थे, यानी 90% वोट एंटी बीजेपी थे मुस्लिमों के। इस बार अगर वो वोट एकजुट है जो उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा है, वो समाजवादी पार्टी के हक में जाएगा, कांग्रेस के हक में जाएगा, क्योंकि यह गठबंधन सीधे तौर पर बीजेपी के सामने खड़ा है, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो कमोवेश हर किसी को इस दायरे में ला रही है कि इसके बाद चीजें बचेंगी कैसे। और जातीय समीकरण के आसरे सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी ऊंची जातियों की परिस्थिति है, जिसमें 61% वोट बीजेपी के हक में थे, बाकी 39% वोट कांग्रेस और अन्य के हिस्से में थे। वह भी जुड़ जाएं तो बड़े नीचे रहते हैं, यानी सिवाय ऊंची जातियों के वोट के अलावे। और उसमें भी जो व्यापारी तबका है, आज उसमें भी खुले तौर पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सेंध लगा दी। यह कहकर सेंध लगा दी जीएसटी को बदल देंगे। जीएसटी आपके हिस्से में हथकड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बांध रखी है। वो कानपुर में भाषण देते हुए कहते हैं जीएसटी ने जितना नुकसान किया, और यहां यह समझना चाहिए जीएसटी का मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। जीएसटी से जुड़े हुए जितने कमिश्नर हैं वो एक झटके में जिले दर जिले, शहर दर शहर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं,
वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और यह उस धड़कन को महसूस करने की स्थिति में कोई भी आ सकता है कि बीजेपी ने इस पे पहल नहीं की। कांग्रेस खुले तौर पर विरोध कह रही है कि बदल डालेंगे तो जो व्यापारी कोर वोटर है बीजेपी का, अगर वह भी डगमगा गया तो स्थिति कितनी नाजुक होगी, इसका अंदेशा पहली बार बीजेपी के भीतर होने लगा है। और शायद इसीलिए जीएसटी को लेकर सवाल राहुल गांधी ने जानबूझकर कानपुर शहर में किस तरीके से क्रिएट किया, सुनिए जरा। भाई और बहनों, जब तक हमने जो नरेंद्र मोदी वाली हथकड़ियां हैं, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा, तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है, अदानी वाली जीएसटी, 5 अलग अलग टैक्स, छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। एक बात तो तय है कि राहुल गांधी समझ गए हैं कि अपने भाषणों के जरिए अब वोटरों के मिजाज को समझना है और किस पर किस तरीके से हमला करना है, और सत्ता में आने के बाद क्या परिवर्तन किया जाएगा उसका संदेश अभी से अगर जनता के बीच नहीं गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक एक पॉइंट को जिस तरीके से अब पकड़ा उत्तर प्रदेश की जमीन पर आकर, जाहिर है ये आज से शुरुआत हुई है, क्योंकि दक्षिण के भीतर अब तमाम राज्यों में चुनाव निपट जाएंगे 13 तारीख को, यानी कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सारी सीटों पर कल 13 तारीख को वोट होगी, और इसीलिए आज से उत्तर प्रदेश का जो दौरा शुरू हुआ, अब जाहिर तौर पर पूरी हिंदी पट्टी के भीतर जो सीटें हैं उसमें सीधे तौर पर बीजेपी के अपने कोर वोटर को लेकर जो 50 सीटें हैं उस पर सीधा हमला करने की स्थिति में अब राहुल गांधी आ गए हैं। और शायद वह स्ट्रेटजी है जिसमें वह समझ गए कि सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, बल्कि उम्र के लिहाज से और उनके मुश्किल हालातों को भी अगर परखिएगा तो वह भी 2019 से मैच अब नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और अदर्स अपने अपने तरीके से जो बटी हुई थी, जैसे बेरोजगार युवकों ने 19 में वोट जो किया था 43% बीजेपी के हक में किया था, कांग्रेस के हक में 27% थे, अदर्स के हक में 30% थे, यानी बेरोजगारी भी बटी हुई थी। और अगर उसको जोड़िएगा तो 57% तो यूं ही एक साथ एंटी बीजेपी आकर खड़े हो गए। छात्रों की भी यही स्थिति, 43% छात्रों ने बीजेपी को वोट किया, और दूसरी तरफ 57% जिसमें 24% कांग्रेस और 33% अदर्स के हिस्से में थे, 57% वह भी एंटी बीजेपी। मजदूरों की भी यही स्थिति, 43% वहां पर भी मजदूरों ने किया, और 29% कांग्रेस के पक्ष में, 28% अदर्स के पक्ष में। यह भी मिलता है तो 57 पर आकर खड़ा हो जाता है। जो किसान के तौर पर नहीं है लेकिन खेती में मजदूरी करते हैं, यानी फार्म लेबर यानी खेती मजदूर, उन्होंने 39% बीजेपी को वोट किया था, जो मैक्सिमम है। अदर्स के हिस्से में 35 गया था, 35%, और कांग्रेस के हिस्से में 26% गया था। अब अगर इन दोनों को मिला दीजिएगा तो यह 61% हो गया जो एंटी बीजेपी है। 2019 की तुलना में 2024 तो यूं ही समाप्त हो गया बीजेपी के लिए, जब अदर्स और कांग्रेस अगर मिल जाते हैं तो। और अगर वोटर का परीक्षण इस दौर में कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया, हर छत्रप ने किया, बीजेपी ने भी किया, जब चुनावी पैटर्न ही 1 to 1 आकर खड़ा हो गया है, तो ऐसे में सीट दर सीट जो राजनीति अब साधनी है हिंदी पट्टी के भीतर, उसमें बीजेपी के हिस्से की झटके से उसके अपने कोर ग्रुप, यानी जिस राजनीतिक प्रयोगशाला को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया गया, क्या वह भी ढह रहा है? राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति शायद पहली बार इस रूप में सामने आ रही है जो एनालिसिस निकल कर आ रहा है, और राहुल गांधी इसीलिए इसी तर्ज पर चुनौती दे रहे हैं, और कटघरे में किसी दूसरे को नहीं, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा करते हैं, और उनका अंदाज बहुत सीधा है, वो सीधे लोगों के दिल को भेद जाए
इसका जिक्र वो कैसे करते हैं, खास तौर से कोविड काल के वक्त को लेकर। कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। हर कोई जानता है कि कोविड काल में सबसे बड़ी मार व्यापारियों पर पड़ी, प्रवासी मजदूरों पर पड़ी, इस देश के असंगठित क्षेत्र पर पड़ी, इस देश के उन सेल्फ मेड लोगों पर पड़ी जो अपने तौर पर रोजगार कर रहे थे। उन्हें कोई राहत नहीं मिली, लेकिन कॉरपोरेट को राहत मिल गई। और इसीलिए अगर 2019 के अक्स तले, जो कोविड से ठीक एक बरस पहले चुनाव हुए थे, अगर उसके अक्स तले 2024 को देखिएगा तो कोई भी कहेगा वो तमाम लोग इस दौर में बीजेपी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, या प्रधानमंत्री अगर उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो एक झटके में वही लोग प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देंगे। और शायद यही वजह है कि अगर उस दौर को देखिए, जो अपने तौर पर छोटे दुकान जो चलाते थे, 49% वोट बीजेपी के हक में उन्होंने दिया था। 49% लोगों ने, 25% बीजेपी के हक में थे, 26% अदर्स थे। मिलाइएगा तो 51% एंटी बीजेपी हैं, लेकिन फिर भी 49% बड़ा हिस्सा है। और जब यह सवाल निकल कर आ रहा है कि आपकी स्थिति क्या हो गई, और उस दौर में जो कंपनी वैक्सीन बना रही थी उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए सरकार पैसा समेट रही थी, और यह खुला खेल चल रहा था, और ये सारी चीजें जब सामने आ गई तो उसके बाद भी किसी ने उफ तक नहीं की और बताने लगे कि दरअसल ये सब उससे मत जोड़िए। हालांकि अब वैक्सीन जो लगा था उस सर्टिफिकेट में से प्रधानमंत्री की तस्वीर गायब हो गई। जो वैक्सीन बाजार में पड़ी थी उसको समेटना शुरू उस कंपनी ने कर दिया। यानी अपराध बोध में भी छुपाने की परिस्थिति। राजनीतिक तौर पर इसी परिस्थिति को उभारने का काम अब इंडिया कर रहा है, या राहुल गांधी कर रहे हैं। और यह एक ऐसी परिस्थिति, अगर इससे हटकर आप देखिएगा तो जो अपने तौर पर रोजगार संभाले हुए थे, जिनकी हालत बद से बदतर हुई कोविड काल में, उसमें से 47% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को 25% ने दिया, अदर्स को 28% ने दिया। लेकिन फिर वही सवाल, अदर्स और कांग्रेस को मिलाइएगा तो 53% एंटी बीजेपी तो तब भी था, वो एकजुट नहीं था। अब सवाल है कि सब अगर एकजुट हो गया है तो फिर बीजेपी के पास रास्ता क्या बचेगा। और यही वो सवाल है जो इस दौर में बीजेपी को परेशान कर रहा है। और प्रधानमंत्री को भाषणों में तमाम बातों से हटकर अब वो एक बार फिर उसी आवरण में आकर खड़े हो गए हैं जो किसी भी संघ के प्रचारक को एक शिक्षा दी जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदुत्व की जो परिभाषा गढ़ी गई वो आरएसएस के अनुसार इस देश के भीतर में जो हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ मानते हैं, जिंदगी जीने का तरीका मानते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आया कि इस हिंदुत्व के आसरे अब बीजेपी खुले तौर पर कल तक जिन बातों का जिक्र करती थी, अब 10 बरस सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं बातों का उसी तर्ज पर जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं से, हिंदू पर्व से कितनी नफरत करती है, ये हर रोज सामने आ रहा है। शहजादे को ट्यूशन देने वाले लीडर ने यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना और राम नवमी मनाना ये भारत विरोधी है, ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। भाइयों बहनों, मैं तो बड़े गर्व के साथ मंदिर जाता हूं,
उन्होंने इसे भी मोदी का मंदिर जाना ये देश विरोधी है ऐसा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप रामनवमी पर पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पूजा करते हैं ना? आप अयोध्या दर्शन करने जाना चाहते हैं ना? क्या आप देश विरोधी काम करते हैं? क्या देश विरोधी काम करते हैं? हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। जाहिर है कोई भी सवाल करेगा कि प्रधानमंत्री का भाषण बदल कैसे गया। वह तो अर्थव्यवस्था का जिक्र करते थे, विश्व गुरु होने का दंभ भरते थे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की पहचान का जिक्र होता था, युद्ध को भी किस तरीके से भारत की उम्मीदों के साथ जोड़ दिया गया उसका भी जिक्र होता था। विकसित भारत का पाठ खुद प्रधानमंत्री पढ़ा रहे थे। वह खुद बताते थे कि आने वाले 100 दिनों में किस तरीके का भारत होगा जब वो हैट्रिक लगा चुके होंगे। और यही बातें उन्होंने तमाम मीडिया के इंटरव्यू में कही और किसी संपादक एंकर ने उनसे सवाल नहीं किया इस देश के भीतर जो जमीन है और उस पर नंगे पांव चलने वाले किसान, मजदूर, दलित, बेरोजगार, युवा, उनके पांव में कितने छाले हैं आपने पढ़ा है क्या? स्थिति तो यह आ गई कि जो प्रधानमंत्री की आर्थिक समिति जिस प्रोग्राम को बना रही है आज की तारीख में, आप इंटरनेट पे जाइए और जब आप उसको खोलना चाहेंगे तो वो खुलेगा भी नहीं। सब कुछ गायब हो चला है इस दौर में। और यही वो परिस्थिति है जिसने एक झटके में राहुल गांधी के सामने उन सवालों को रख दिया है जिन सवालों के अक्स तले कांग्रेस का पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वो करने की दिशा में बढ़ गए, क्योंकि वह इस देश के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर उन्होंने एक यात्रा की, भारत जोड़ो, और उसके बाद न्याय यात्रा की। इन दो यात्राओं ने उन्हें पाठ तो पढ़ा दिया। आप अपने तौर पर कितने भी महान हो सकते हैं, किसी भी परिवार के हो सकते हैं, लेकिन लोगों से जुड़ाव अगर नहीं होगा तो फिर लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और पहली बार जिन परिस्थिति में इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र को यानी चुनावी मैनिफेस्टो को बनाया गया और मंच से प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में राहुल गांधी आकर खड़े हो गए। कल ही कई रिटायर्ड जस्टिस ने एक लेटर लिखा और उसमें संपादकों यानी पत्रकारों ने भी लिखा कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र की खातिर सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी एक मंच पर वाद विवाद तो होना चाहिए, एक बहस तो होनी चाहिए, एक डायलॉग तो होना चाहिए, एक गुंजाइश तो बचनी चाहिए कि इस देश के भीतर दोनों व्यक्ति क्या सोचते हैं और किस तरीके से इस देश की परिस्थितियां हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा, ये बताएं तो। और संयोग से आज लखनऊ के एक कार्यक्रम में जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे, एक दर्शक ने वही सवाल कर दिया और जवाब खुद ही सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। जाहिर है यह सवाल अब आपके जहन में आ चुका होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री इस देश के भीतर में एक तरफा राग लगातार गा रहे हैं और उसी के आश्रय हैट्रिक बनाने की सोच रहे हैं, जब इस देश के भीतर सवाल चुनाव आयोग तक पर उठने लगे। और कल चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन होने वाला है। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति किसी भी प्रधानमंत्री की क्या कभी भी थी? क्योंकि फिर एक क्षण के लिए आखिर में 2019 के पायदान पर जब आप खड़े होंगे तो कोई आपसे पूछेगा इस देश में शहरों में रहने वाले लोगों ने कितना वोट दिया था और गांवों में रहने वाले कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और विरोध में कितने वोट पड़े थे। इस देश के शहरों वालों में रहने वाले 49% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, 26% कांग्रेस के हक में थे, 25% अदर्स के, यानी फिर भी 51% एंटी बीजेपी वोट पड़ा था।
और गांव में 44% लोगों ने वोट किए थे बीजेपी के हक में, और कांग्रेस के हक में 27% था, 29% अदर्स के हक में था, यानी 56% एंटी बीजेपी वोट 2019 में भी पड़े थे। तो 2019 से आते आते 2024 में राजनीतिक दल बदलें या ना बदलें, लेकिन देश की जनता जब वोटिंग करने जा रही है तो उसने किसी तीसरे उम्मीदवार की तरफ अगर देखना बंद कर दिया है, और यह मैसेज लगातार आ रहा है कि या तो बीजेपी के साथ यानी खड़े हैं एनडीए के साथ, या दूसरी तरफ खड़े हैं कांग्रेस यानी इंडिया के साथ। कोई तीसरी परिस्थिति बचती नहीं है। तो सामान्य तौर पर उसमें अगर ओबीसी के मुद्दे को जोड़ दीजिए तो सवाल हिंदी पट्टी की सिर्फ 50 सीटों का नहीं है, और सवाल सिर्फ 3, 4, 5% वोटों के खिसकने भर का नहीं है, और यह हाफ होगा या उससे भी नाजुक स्थिति होगी, यह सिर्फ आप सोच सकते हैं मौजूदा वक्त में जब राहुल गांधी सीधी चुनौती दे रहे हैं और प्रधानमंत्री धर्म के राग में खोए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।